सुबह से ही अलग अलग राज्यों में 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तो अब आज चलिए इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। आजाद शम्सी बीजेपी के प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश से। आजाद जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही आरपी राजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आरपी राजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही समय में नीलम यादव भी आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी जुड़ेंगे। तो शुरुआत आजाद जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बीजेपी ने शोर मचाया था रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर के, और राहुल गांधी को लेकर के तमाम तरह के बयान भी दिए जा रहे थे। और इन सब के बीच राहुल गांधी के भी बड़े बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि रायबरेली तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन अमेठी भी छीन लेंगे। आज लखनऊ में बहुत बड़ा चुनाव जिसको कहा जाता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, और इस बार गृह मंत्री भी रहे, और इस बार रक्षा मंत्री के दायित्व संभाल रहे लोग। और लखनऊ की जनता चाहती है कि ऐसे ही प्रत्याशी को जिताया जाए। रह गई राहुल गांधी की बात, तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की पैदल यात्रा जो चलती रही, जिधर से भी चलते रहे राहुल गांधी, उधर उधर से उनका गठबंधन टूटता रहा। अंतिम में ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में आया, और यहाँ पर भी आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को कौन कौन से शब्द कहे, ये भी आपको पता होगा अच्छा तरीके से। लेते करिए कि हमारा चुनाव जो हम 80 सीटों का लक्ष्य जो है उसके बिल्कुल करीब है, और लगातार हो रहा जो योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, लगातार हो रही भारतीय जनता पार्टी की मेहनत, जनता तक पहुंचने का काम किसी न किसी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है ये जनता के बीच में रहते होंगे, और इसी बात को लेकर जनता जो है हमेशा उनको आशीर्वाद देती है, चाहे वो झंडारोहण के माध्यम से, चाहे आप देखें तिरंगा यात्रा के माध्यम से, चाहे आशीर्वाद रैली के माध्यम से। इस तरीके की सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रम लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और हमने ऐसी पहली पार्टी देखी कि सत्ता में रहते हुए भी कोई भी सत्ता ऐसा नहीं गया होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम न चलाया हो और जनता के बीच में न रही हो। वहीं आप देखेंगे कि दूसरी पार्टी चुनावी परजीवी की तरह आती है, वादे बड़े बड़े करती है, बहुत सारे मुद्दे प्रदेश में गिनाते हैं, लेकिन आप अगर समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता या नेता से पूछेंगे कि 2022 के बाद क्या समाजवादी पार्टी ने कोई आंदोलन किया, क्या समाजवादी पार्टी सड़कों पर निकली, क्या समाजवादी पार्टी के कोई नेता गिरफ्तार हुए, क्या समाजवादी पार्टी किसी नेता ने लाठियां खाई, सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन किया होता, तो ये सारी चीजें होती, लेकिन एसी में बैठकर राजनीति करते थे। और यही उनके गठबंधन दल के नेता माननीय प्रकाश यादव तमाम बातें कह रहे हैं। और विपक्षी दल के जो नेता है, विपक्षी गठबंधन के नेता है, आप लोगों को झूठ बोलने वाली मशीन कहते हैं, तानाशाह कहा जा रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्हें। रामायण में कुछ खास लिखा है। आजाद जी, पहले आपको सुनाएंगे। पार्टी ये हारे हुए प्रत्याशी, हारे हुए नेताओं की मानसिकता है, किस तरीके की बातें करते हैं। हम भी तो कहते हैं कि हम भी कहते हैं उनके अंदर मुगलिया आत्मा आ गई है, वो मुगलिया सल्तनत चलाना चाहते हैं, जजिया कर चलाना चाहते हैं, जजिया से हिंदुस्तान चलाना चाहते हैं, अल्पसंख्यक समाज पर जो है राज करना चाहते हैं। उनको जो है जिस तरीके से 70 सालों में आज देखिए अल्पसंख्यक समाज अगर कहीं से मजबूत हुआ होता, 5%, 10% का आरक्षण, अगर जो कांग्रेस अब कह रही है कि ओबीसी का आरक्षण अल्पसंख्यक समाज को दे देंगे, तो क्या अल्पसंख्यक समाज बेवकूफ है? 70 सालों तक आपने राज किया, अगर 5% भी राजनीति में उनको हिस्सेदारी दी होती, 5% भी आरक्षण दिया होता, तो आज कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज दिख रहा होता। 10 सालों में ये हुआ कि 2014 में जब मोदी जी के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में जब मोदी जी का चेहरा अल्पसंख्यक समाज के सामने आया, तो उसने भरोसा किया कि 70 साल हम इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, जो इटली से आई हुई है उनके ऊपर, तो हम क्यों ना एक बार अपने ही देश का जो गुजरात में मुख्यमंत्री रह चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है, कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अगर इसको प्रधानमंत्री बनाया तो हम कम से कम अपना भविष्य। तमाम बातें आप चाहे कह रहे हो, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी लगातार बीजेपी पर लगता रहा है। रामायण में कुछ लिखा हुआ है, चलिए आपको वो भी सुनाएंगे कि सचिव बैद गुरु तीनी, जौ प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तंतीनी कई हुई बेगही नास। आपको अर्थ भी समझ आ रहा होगा, लेकिन इसके साथ ही मैं भी आपको बता देती हूँ कि मंत्री, वैद और गुरु भय या लाभ की आशा से अगर झूठ बोलते हैं तो शरीर का, राज्य का और धर्म का सबका विनाश हो जाता है। लगातार आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया जा रहा है, धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए गरिमा जी, हमने कहा ना कि आरोप तो हमारे ऊपर लगेगा, हम सत्ता में है ना। आरोप कांग्रेस पार्टी लगाएगी, आरोप समाजवादी पार्टी लगाएगी, आरोप बसपा लगाएगी, आरोप टीएमसी लगाएगी, जो लोग आरोप आम आदमी पार्टी लगाएगी, आरोप राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव लगाएंगे। तो जो लोग सत्ता में नहीं है, जो सत्ता के लिए बेचैन है, जिन्होंने मलाई खाई है, जिन्होंने देश को जो है गर्त में डुबोया है, वही लोग ये
सारे भाषण दे रहे हैं ना वही लोग इनकी, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि इस बार हो सकता है कि फिर एक बार परिवर्तन हो जाए, और यही परिवर्तन का नारा, यही जो है तो विकास का नारा, ये सारे नारे ढोकसले जितने नारे थे देकर हुआ है। लेकिन हुआ क्या कि 4 चरणों के चुनाव में जब इन्होंने सर्वे कराया तो इनको समझ में आ गया, तो इन्होंने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होकर उल जलूल जो कुछ उनके मुंह में आता गया बकते गए, लेकिन इससे कहीं पर भी कोई असर नहीं। आज भी मैं राजधानी के कम से कम 10 बूथों पर गया हूँ, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतना उत्साहित दिख रहे हैं कि कहीं ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी लड़ाई कहीं पर भी राजनाथ सिंह की कहीं पर लड़ाई हो, कौशल किशोर की कहीं पर लड़ाई हो। तो इसी तरीके की ऑल ओवर जो 14 सीटें हो रही जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यूपी में है, कहीं पर भी कोई ठीक भी है, आप आपकी प्रत्याशी सरकार की तमाम बातें कह रहे हैं। आपका जवाब आरपी राजन जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। आरपी जी, आप लोगों ने इस बार गठबंधन किया है, कांग्रेस के साथ गठबंधन, न्याय की गारंटी, युवाओं की गारंटी, तमाम बातें कही जा रही है। चलिए, इस जो 49 सीटें हैं इन्हीं का अगर हम जिक्र करेंगे तो पिछली बार जिसके साथ आपने गठबंधन किया है 49 सीटों में 32 सीटें बीजेपी के पास थी और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर थी। आप लोगों का गठबंधन उसी के साथ में है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार वो अपनी जो चुनावी जनसभा है उसमें कह चुके हैं कि इन लोगों ने जिससे गठबंधन किया है, अगर उस वक्त मुलायम सिंह यादव होते तो शायद ये गठबंधन नहीं होता, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने शुभकामनाएं भी दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए। और अब ये लोग ऐसी पार्टी के साथ में गठबंधन में हैं जिसका विनाश लगातार हो रहा है। प्रभात जी, बहुत ज्यादा इस बार दिलचस्प हो जा रहा है ये जो चुनावी मैदान है और आज जिन सीटों पर 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, 32 सीटें बीजेपी के खाते में रही हैं और ऐसे में लगातार जिस तरह से हम आंकड़े भी देख रहे हैं, प्रतिशत जो है मतदान का वो बढ़ रहा है। लेकिन और अब रायबरेली का अगर हम जिक्र करें, रायबरेली में सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा तक पहुंच चुकी हैं और अब चुनावी मैदान में राहुल गांधी हैं। कितना अलग नजारा। ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और 5वां चरण अवध की जितनी सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 13 सीटें थी और 1 कांग्रेस के पास थी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कठिन अग्नि परीक्षा है कि वो अपनी सीटें बरकरार रखे और क्या वो रायबरेली जीत सकती है, क्योंकि वहां से जिस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह जो कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, वो चुनाव लड़ रहे हैं और मनोज पांडे का समर्थन समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार के विधायक का मिल चुका है। और रायबरेली की जनता जो एक गढ़ की राजनीति की बात हो रही है कि गढ़ है, गांधी का परिवार का गढ़ है, क्या वो गढ़ बचा पाएंगे, चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने एक भावुक मंच पे खड़े होकर कहा कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ आपको, तो ये भावनात्मक, उसके पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी थी रायबरेली की जनता के लिए। लेकिन जनता सब जानती है, जनता को ये पता है कि क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जीत के ये अपनी स्थायी सीट रखेंगे, वायनाड छोड़ेंगे। ये सारे जो कंफ्यूजन है वो जनता के बीच, देखिए सारी चीजें, एक जनता बहुत समझदार हो गई है, मतदाता बहुत समझदार हो गया है, वो जानता है कि आप क्या करेंगे। जैसे कन्नौज में अखिलेश बार बार जीतते हैं, कन्नौज छोड़ के चले जाते हैं, फिर विधानसभा चले जाते हैं, उनका एक मोह नई विधानसभा से हट पा रहा है। अरे भाई, अगर आप पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे हैं तो 5 साल के लिए आपको जनता वोट देती है, आप वो सीट रखें अपने पास। और ये 2 जगह का चुनाव लड़ने का जो एक प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र में एक स्वस्थ संकेत नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये हार की डर की वजह से जो बड़े चेहरे होते हैं वो 2 जगह से अपना नामांकन करते हैं, क्योंकि उनको एक जगह से जनता का विश्वास हासिल होता हुआ दिखाई नहीं देता है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हो या जो भी लोग हो। ये एक लोकतंत्र के लिए एक बहुत मतलब जिसे कहते हैं एक अजीब घटना होती है। मतदाता भ्रमित होता है कि वो सोचता है वायनाड में आप चुनाव लड़के आ रहे हैं, रायबरेली में आप लड़ेंगे, कहाँ रहेंगे, ये कोई भरोसा नहीं है। और रही बात गंगा जमनी तहजीब की बात की, राजनाथ सिंह का जो एक बड़ा क्षेत्र है, अभी आपकी वंदना इस जीत को बता रही थी। देखिए, यहाँ पे एक जो समीकरण है बहुत बदला हुआ ये है कि राजनाथ सिंह की जीत में लाखों से और बढ़ जाएगी, क्योंकि राजनाथ सिंह ने यहाँ 40 करोड़ में का जो एक डेवलपमेंट का एक मॉडल, एक विकास का जो मॉडल खींचा है, पूरे रिंग रोड बनाई है, चारों तरफ आपको एक सड़क का जाल और हाईवे का जाल पूरा दिखाई देगा, बाहर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी हो और सीवर पे काम किया। और देखिए, सबसे बड़ी चीज, राजनाथ सिंह को ये अटल जी और टंडन जी की सीट को देखते की गंगा जमनी माइनॉरिटी वोट भी अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलता है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ एक चौक क्षेत्र है, बहुत बड़ा
जहां एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है पूरा, वहां से भी राजनाथ सिंह को भारी बंपर समर्थन मिलता है। तो ये एक जो गंगा जमनी तहजीब और उसके अलावा जो अवध का पूरा क्षेत्र है, ये बहुत ही डिसाइडेड फैक्टर है। आज मतदान सुबह से बढ़ रहा है, मैं भी मतदान करके आया और मैं अपील करूंगा जो बचे 5 घंटे हैं उसमें भारी मतदान होना चाहिए, क्योंकि वोटिंग टर्नआउट बढ़ना चाहिए। लोकतंत्र में वोट देने का सबको अधिकार है। आप इस मुद्दे पे सरकार चुनते हैं, कौन से नेता पे आपको विश्वास है, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो मेरा ये मानना है कि 14 सीटों का ये महापर्व जो उत्तर प्रदेश का है, 13 सीटें महाराष्ट्र की हैं और बिहार में भी वोटिंग टर्नआउट बढ़ गया। आज आपको मैं बताऊं, बिहार की जो 5 सीटों में चुनाव रहा वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। तो अब ये सारी चीजें जो कैलकुलेशन है, ये शाम को 6 बजे के बाद पता लगेगा कि क्या 5 चरण के आधार पे ही वोट हुआ है या लोगों में उत्सुकता बढ़ी है। क्योंकि देखिए लगातार जीत के तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम इस बार ये है कि आप लोग न्याय की गारंटी और साथ ही तमाम बातें, युवाओं की गारंटी की तमाम बातें आप लोग कह रहे हैं गठबंधन के साथ में मिलकर के। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक जिक्र कर लेते हैं। वो जहां जहां जनसभाएं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो लग रहा है खुद ही अपना अस्तित्व खत्म कर देगी। इन्होंने उसके साथ गठबंधन किया है जिसका वर्चस्व लगातार देश से समाप्त होता जा रहा है। मुलायम सिंह यादव अगर इस वक्त जिंदा होते तो शायद वो गठबंधन नहीं करते, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं पहले ही दी थी देश के प्रधानमंत्री बनने को लेकर के, और आप लोगों ने गठबंधन किया है कांग्रेस के साथ में। देखिए गरिमा जी, आपके माध्यम से, सुरेश के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील है कि लोग अधिक से अधिक जो है लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, लोकतंत्र का हिस्सा बने। दूसरी चीज सवाल किया आपने मोहन जी का, प्रत्येक मतदान का, जय जीत के दावों का, और नेताजी ने तो जो जब आशीर्वाद दिया था एक परंपरा और गरिमा होती है, और नेताजी ने जिनको आशीर्वाद दिया वो लोग आगे बढ़े। नेताजी ने 19 में आशीर्वाद दिया, ठीक है मोदी जी आया, सरकार बनाए, लेकिन उसके बाद किया क्या मोदी जी ने देश में? सबसे बड़ी बात दुखद, 70 साल याद हैं भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को भी 70 साल याद हैं, लेकिन अपने 10 साल याद नहीं है मोदी जी को। 10 साल भूल जाते क्या किया है इस देश में। अगर बहुत ज्यादा पीछे न जाएं, आप देखिए इस देश में बेरोजगारी के आंकड़े उन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कहा था। 10 साल में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाए, तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं। विधानसभा चुनाव का जो परिणाम सामने आया था उसमें भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बीजेपी को जनता पसंद कर रही है, अपना जो बहुमूल्य, जो बेशकीमती वोट है वो दे रही है। और इस बार राम मंदिर का भी मुद्दा अहम है। गरिमा जी हमें बोल तो लेने दीजिए, हम पीछे जाने के बाद हमारा बात ही नहीं है, आप ही बोल दे रहे हैं, तो आप ही बोल लीजिए, आप हम बोले फिर नहीं। आरपी जी आपकी बातें पूरी करें। आप तो बात तो हमें पूरी करने दीजिए कम से कम, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इसी 20 और 21 के कोरोना काल की विभीषिका में जो सरकार लोगों को लकड़ी नहीं दे सकी, कफन नहीं दे सकी, वो सरकार किस मुंह से बात करती? वो बेरोजगारी की बात 2014 के बाद बेरोजगारी, अगर आप इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर इस देश में जो है बाल दिवस मनाया जाता है गरिमा जी, लेकिन आज देश में बेरोजगार दिवस, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश का बेरोजगार युवा बेरोजगार दिवस मना रहा। तो कौन लोग मनाने वाले? वो कोई किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, उस देश के बेरोजगार युवा हैं। पकौड़ा तलने की बात, नाले से गैस से पकौड़ा तलवाते हैं ये लोग। आप बताइए ना कि रोजगार क्या दिया, कितना रोजगार दिया इन्होंने? तो जो रोजगार 20 करोड़ रोजगार की बात हुई, 10 साल हो गए, रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। वो जुमला था, गृह मंत्री ने स्वयं कहा कि 15 लाख वाला जुमला था। तो हर चीज का जुमला लेकर के आते हैं, ये जुमलेबाज लोग हैं, जुमला करे, जुमला छोड़ करके चले गए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आज वही उतना बड़ा पदाधिकारी। आपने देखा नहीं किस तरीके से कि जिनके ऊपर 70,000 करोड़ आरोप लगाते हैं शाम को की पार्टी में शामिल हो जाता है, वो वॉशिंग मशीन में दूध का धुला हो जाता है। तो ये लोग जिस तरह से बात करते हैं, चंदा डकारने वाले लोग, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीफ काटने वाले लोगों से 245 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का चंदा लेकर के डकार। और जहां तक बात रही कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, इंडिया की, तो इंडिया गठबंधन बड़ी पूरी तरीके से मजबूत है, बड़ी मजबूती के साथ जनता के बीच में जा रहा है।
तीसरी बात, आजाद शमसी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि हाँ की सरकार में जो नकारात्मकता और अराजकता का माहौल रहा, जो कि खुद ही कह रहे थे कि कांग्रेस ने सपा ने किया क्या, कौन सा आंदोलन किया, कौन सा हमारी सरकार के खिलाफ किया, तो सरकार में स्थितियां रही, स्वीकार कर रहे हैं ना, तो आंदोलन की जरूरत थी। अरे हम लोग तो लगातार जनता के बीच में हैं। शमसी जी, तमाम आरोप लग रहे हैं, जुमलेबाज आपकी सरकार को कहा जा रहा है। जब इस देश में जुमलेबाज अगर सरकार होती तो भारत का 1 अरब 40 करोड़ जनता जो राज्य मंत्री सरकार में मंत्री है, अरे भैया एक मिनट हो गया आपका नंबर 1 अरब 40 करोड़ देवी रानी मौर्य को जानते कि नहीं जानते हैं? देवी रानी मौर्य सरकार में मंत्री हैं कि नहीं है ना? 5 बजे के बाद महिलाएं थाने नहीं जा सकती, यहाँ ना दिखलाइए, ठीक है, बोल चुके हैं आप। अच्छा, जिसके गठबंधन की बात कर रहे हैं आरपी राजन जी, आरपी राजन जी आपके पास ही आऊंगी। शमसी जी एक मिनट, आरपी राजन जी, जिसके जो गठबंधन की आप बात कर रहे हैं और तमाम नेताओं के, महिला नेत्रियों के नाम याद दिला रहे हैं, चलिए आपको आपके जो जिसके साथ आपका गठबंधन है, आम आदमी पार्टी की नेत्री और राज्यसभा की सांसद हैं मालीवाल, स्वाति मालीवाल, और इसके साथ ही कांग्रेस की नेत्री राधिका खेड़ा, तमाम आरोप लगते रहे हैं। और आप लोग, आपके गठबंधन के जो नेता है वो अपनी पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं। एक नाम और ऐड कर लिया, जो भाभी भी लगती है परिवार की अखिलेश के। अरे यार सुनोगे मेरे भाई, या तो आप ही बोलो फिर। अरे हौसला रखो, सत्ता में तो कुछ सुनने का हौसला। ठीक है आरपी जी, आपकी बातें पूरी करें। देखिए, जो लोग भी ऐसे आरोप, जहां जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं, निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए। कोई आरोप कैसे लगा रहा, किस तरह से आरोप लगा रहा, आरोप लगाने वाले तुरंत दूसरी पार्टी ज्वाइन करके राष्ट्रीय प्रवक्ता तुरंत बन जा रहे हैं। आपकी महिला नेत्रियां आकर के सबके सामने कह रही हैं, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि आरोप, इसे आप आरोप कहेंगे? मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ तौर पर जिक्र किया जा रहा है और आप आरोप की बात कह रहे हैं। आपका इंडिया गठबंधन, मेरा पहला शब्द था, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर ऐसे आरोप जिनके ऊपर लगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता रहा हूँ, मेरा पहला शब्द था, आप उसको तो सुनिए, आप सुनना नहीं चाहते आप लोग। दूसरी चीज, इसी देश में जब देश के नाम विश्व पटल पर रोशन करने वाली देश की बेटियां, जो विश्व में देश का नाम रोशन करती हैं, खेल पदक जीत करके लाती हैं, वो बेटियां जब आरोप लगाती हैं, उन बेटियों के साथ घृणित कार्य होता है, वो बेटियां जब देश के जो है सांसद पर, ब्रजभूषण शरण पर आरोप लगाती हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जम जाती है, तब कोई मीडिया भी सवाल नहीं खड़ी करती। गरिमा जी, तब आपको भी दर्द नहीं दिखता उन बेटियों का, उनके बेटे को आरपी राजन जी, इस तरह की बातें बिल्कुल मत करिए कि मीडिया वाले सवाल खड़े नहीं करते। आपने देखा होगा, आपने बेहतर तरीके से देखा होगा जब रेस्लर्स के प्रोटेस्ट चल रहे थे। बिल्कुल आप डिनाई मत करिएगा आरपी राजन जी कि मीडिया वाले सवाल नहीं खड़े करते हैं। आप लोगों के पास में जब कुछ नहीं होता है, जब यही विडंबना है, बड़ी बहुत बड़ी विडंबना है आरपी राजन जी, कि जब आप लोगों के पास में कुछ नहीं रहता ना, तो आप इस तरह के सवाल खड़े करते हैं। आप अपने आपकी पार्टियों की बातें करिए। देखिए, हम अपनी बात ही कर रहे हैं। देश की बेटियों के साथ जिस तरह से जो हुआ, जब देश की बेटियों को कुचला जा रहा था, लात रख करके देश की राजधानी में बेटियों को घसीटा जा रहा था, नोचा जा रहा था, जो देश के लिए मेडल लाने वाली थी, उन बेटियों का नाम नहीं लिया आपने, उनका भी नाम अगर साथ आप लेते तो हम मानते बिल्कुल तौर पर। तो सवाल में आपको व्यक्ति, लेकिन सवाल खड़े होते हैं। लगातार रेस्लर्स प्रोटेस्ट पर सभी मीडिया संस्थानों ने आवाज उठाए हैं, तो इस बात का जिक्र मत करिएगा। आप फिलहाल के जो हालात है उसका जिक्र करिए, जिस तरह से आप तमाम बातें कह रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं। सिंह पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती? नहीं बोलेगी ब्रजभूषण शरण सिंह पर भारतीय जनता पार्टी। जब देश की बेटियां मेडल लाती हैं तो प्रधानमंत्री सम्मानित करते हैं। जब देश की बेटियों के साथ जब इस तरह की स्थिति होती है और मेडल वापस करने जाती हैं, तब कहते हैं वो तो कहीं से प्रेरित है, वो राजनीति से प्रेरित हो जाती हैं। तो ऐसी राजनीति करने वाले लोग ऐसे घृणित सत्ता से बाहर हो रहे हैं। जनता जान रही है, ना तो ये महंगाई पर सवाल करते हैं, जवाब देते हैं, ना बेरोजगारी पर, ना भ्रष्टाचार पर। इस देश पेट्रोल 100 रुपया, 110 रुपया, सरसों का तेल 200 रुपया किलो, 200 रुपया किलो, 50 रुपया पौआ, और गैस के क्या दाम? 300 रुपए वाली गैस 1200 रुपए में बिक रही है, उस पर सवाल नहीं। अरे स्मृति ईरानी चूड़ी भेजती थी पूर्व प्रधानमंत्री जी को, आप तो सदन में साथ से चूड़ी पहना देती। जिस महंगाई को सिलेंडर को लेकर घूमती थी, सिलेंडर की महंगाई पर स्मृति ईरानी ने चूड़ी भेजी थी देश के प्रधानमंत्री को। सिलेंडर इनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भी इनको चूड़ी पहना। ठीक है, आपकी जो तमाम बातें उसका जवाब देंगे शमसी जी, उसका जवाब देंगे शमसी जी। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के, आपके सांसद को लेकर के तमाम बार इस बात का जिक्र किया जाता है, महिला सुरक्षा को लेकर के विपक्षी दल तमाम आरोप लगाते रहते हैं। और जी गरिमा जी, एक बात सबसे पहले मैं बता दूं, ब्रजभूषण शरण सिंह का जब तक भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं तय किया, तब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनको टिकट देने के लिए लाइन लगाए हुए थे। और ये ऑफिशियल बयान ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद दिया है। जब उनके बेटे का टिकट हो गया, तब उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से लगातार हमको ऑफर आ रहा था
एक तरफ देखिए वो प्रधानमंत्री है जो 10 साल तक रहा है और जनता ने 1 अरब 40 करोड़ जनता ने जिसके ऊपर विश्वास किया है और तीसरी बार भी वही प्रधानमंत्री बनेगा। ये क्षेत्रवादी पार्टी, ये क्षेत्र में लड़ने वाली पार्टी, 10-20 सीट पर लड़ने वाली पार्टी, इनको राष्ट्र का मतलब क्या मालूम है। ये तो 17 सीटें इन्होंने दे दी कांग्रेस पार्टी को, वो सीटें जो कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती, बाकी बची सीटें इनको समझ में आया कन्नौज फौरन भागे वो चले आए कन्नौज अखिलेश यादव लड़ने के लिए, बदायूं इनकी समझ में आया तो वहां पर आदित्य यादव को लड़वा दिया। कृपाल यादव ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। ऐसे ही अपनी भाभी को लड़वा दिया इन्होंने, डिम्पल यादव जी को अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को लड़वा दिया। तो ऐसे ही परिवारवाद की राजनीति करने वाले सारी सीटों पे खुद लड़ेंगे, विधानसभा आएगा तो खुद लड़ेंगे, लोकसभा आएगा तो खुद लड़ेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी खुद बनेंगे। और हद तो तब होगी जब आपको पता होगा कि अपने ही कार्यालय के सामने पैसा देकर अपने ही कार्यकर्ता से होर्डिंग लगवा दी कि कम से कम प्रधानमंत्री के रूप में देख लें, हम होर्डिंग लगा के खुश हो जाएं। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने गठबंधन किया है ये जनता को अच्छी तरीके से मालूम है। राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्रभक्ति का चुनाव है, देशभक्ति का चुनाव है, ये समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी का चुनाव नहीं है। ये वो दिन चले गए जब सफाई मैनपुरी कन्नौज इटावा में जो है बूथ कैप्चरिंग कर ली जाती थी और वहां बम्पर वोटों से जीता जाता था और उसके बाद सब कुछ जो है सफाई में होता था, सारा फेस्टिवल सफाई में, हॉस्पिटल बनेगा सफाई में, रोड बनेगी सफाई में। तो वहां की जनता ने भी पूरी तरीके से, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो पारिवारिक सीट और पारंपरिक सीट कही जाती थी कहाँ पर, आजमगढ़ और रामपुर, वो जब भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया और कांग्रेस पार्टी की जो बहुचर्चित सीट अमेठी रहा करती थी उसको जब भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर लिया तो अब कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में आज वायनाड से भी उनको पता है राहुल गांधी को कि हार रहे हैं और यहाँ पर भी रायबरेली में भी जनता को ये पता है कि अगर ये यहाँ से जीतेंगे तो क्या ये परिवार जो है, जो सोनिया गांधी ने कहा है कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, तो क्या यहाँ के परिवार के रहेंगे या वहाँ उनका बेटा रहेगा। तो यही कश्मकश में जनता है। जनता ने पूरी तरीके से दिनेश प्रताप सिंह को वोट देने का मन बना लिया है और ये बिल्कुल साफ कह दिया कि न समाजवादी पार्टी न कांग्रेस का साथ, बल्कि यहाँ चाहिए भारतीय जनता पार्टी का साथ जो लगातार 10 सालों से है। इनके पास तो अभी न प्रधानमंत्री का चेहरा कोई है, न कोई प्रधानमंत्री है। 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, 1 साल ममता बनर्जी, 1 साल केजरीवाल, 1 साल लालू यादव, 1 साल अखिलेश यादव, 1 साल राहुल गांधी। आपके पीएम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी कह रही थी कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा और अगले ही साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। ये कहीं संविधान में नहीं है, ना ये कहीं भारतीय जनता पार्टी के बैलाज में है। अगर होगा तो हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तो फिलहाल है ना प्रधानमंत्री का चेहरा, अभी तो देश उस पर भरोसा कर रहा है, अभी तो मोदी की गारंटी पर लोग वोट दे रहे हैं, अभी तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने तो 50 चेहरे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में पूछा जाएगा कौन चेहरा, तो एक चेहरा राहुल गांधी, समाजवादी पे कौन, एक चेहरा। और ये पैसा देकर वोट टिकट बदलने का काम जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अभी किया था कि 3-3 बार 4-4 बार, जिसने 2 करोड़ दे दिया उसको दे दिया, जिसने 5 करोड़ दे दिया उसको दे दिया, जिसने 15 करोड़ दे दिया उसको दे दिया। तो इस तरीके से लगातार जो टिकट बदलाव किया, टिकट को बेचने का काम जो समाजवादी पार्टी ने किया है। अभी जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा को वहां पर जो वो टिकट दिया 15 करोड़ में, तो वहां की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि अब किसी भी तरीके से न कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को और न समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा को वोट देने के लिए तैयार हैं। कि देखिए तमाम तरह के आरोप लगातार बीजेपी कांग्रेस और सपा पर लगा रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है। परिवारवाद का जो आरोप है इस बार बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के देख रहे हैं। जो विपक्षी गठबंधन है, बीजेपी के जो नेता है वो समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, गांधी परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। तो ये बड़ा मुद्दा इस बार के चुनावी मैदान में हो गया है। कितना असर अगर 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव की स्थितियों को देखते हुए देखें तो कितना असर इस बार नजर आ रहा है इस जो अहम मुद्दा है परिवारवाद, इसे लेकर के? जी निश्चित तौर पे जो परसेप्शन की लड़ाई अब देश में इस समय है, परसेप्शन की लड़ाई ये है कि आप लगातार अगर सत्ता में रहते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, जैसे कांग्रेस की बात करूं या क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की भी, हम बहुजन को भी हमें चर्चा करनी चाहिए, मायावती की भी चर्चा करनी चाहिए। ये सब जो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार तो सबको है भाई, हर आदमी अपना अपना दावा करेगा, अपनी अपनी बातें करेगा। देखिए जनता का मैंडेट किसके पास है, किसको मिल रहा है। 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना के आए थे, 2022 में रिपीट हुए, क्यों हुए? उनकी लॉ एंड ऑर्डर, उनके कानून व्यवस्था, उनकी डेवलपमेंट, उनके काम और काज और जो कहा वो किया, इन सब चीजों पे मोहर लगी ना 2022 में। मैं विपक्ष के, अभी हमारे जो साथी बोल रहे थे, धीरे धीरे उनका वॉल्यूम बढ़ता जाता है,
फिर वो एंकर पे आरोप या मीडिया पे आरोप या ये सब चीजें लगाते रहते हैं। सवाल इस बात का है कि जनता के बीच आपकी कनेक्टिविटी क्या है। अब देखिए कर्मा जी, इसको समझना होगा कि अब राजनीति इस देश में पार्ट टाइम राजनीति रह गई है। राजनीति आपको 24/7 अगर करनी है और जनता के बीच आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। एक जनता के बीच विश्वास की जो लकीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खींची है या योगी आदित्यनाथ ने खींची है, उस पे काम हो रहा है। राष्ट्र लेवल का आज चुनाव है, राष्ट्र लेवल पे काम हो रहे हैं। कुछ बड़े काम ऐसे हो गए हैं जिसकी छाप मतदाता में पड़ चुकी है। प्रभात जी, बेरोजगारी को लेकर के ये लोग लगातार सवाल कर रहे हैं सत्ता पक्ष। देखिए कर्मा जी, बेरोजगारी, महंगाई, निश्चित तौर पे कोई भी सरकार रही है, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे कोई भी सरकार रही हो, ये पूरा इसका जो दोनों मुद्दे हैं ये हमेशा बने रहे हैं। और मैं कहता हूं काम करने की इसमें जरूरत है, लेकिन फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि जो ये तीसरी बार आपकी पार 400 पार या यूपी 80 पार ये जो नारे लग रहे हैं, ये नारे तो अपने एक मनोवैज्ञानिक लाभ के लिए सारी पार्टियां लगाती हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस कह रही 400, अब आप 140 पे आ जाएंगे। अखिलेश ने कह दिया 79 हम जीत रहे हैं, जो कभी संभव नहीं है। मुलायम सिंह के रहते हुए आप 30-32 सीटें, जो जमीनी नेता थे, जो पूरे एक जनता के मिजाज को समझते थे, तो ये जो बातें, ये भ्रम की बातें हैं कि वो संविधान खत्म कर देंगे, वो आरक्षण खत्म कर देंगे, वो ये कर देंगे, ये एक चुनावी एक रणनीति होती है। लेकिन मतदाता जानता है कि कौन से नेता ने, किस पार्टी ने राष्ट्र के लिए कुछ जो बड़े निर्णय लिए हैं, वो निर्णय अगर मतदाता को अच्छे लग रहे हैं तो ये महंगाई और बेरोजगारी पीछे चली गई है कर्मा जी। क्योंकि उसके ऊपर, उसके जहन में एक तो नेता का विश्वास, एक तो नेता की छवि, नीति और नियत, कितने भी आप आरोप लगाइए, ये जनता जान चुकी है कि हमें किसको लाना है। सीटें भले चाहे 290 आए, 300 आए, 310 आए, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन सरकार किसकी बन रही है ये देश के सामने मतदाता इसको तय कर चुका है। वोटिंग परसेंटेज कम होना, वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट ज्यादा होना, वोटिंग परसेंट अगर कम भी होता है तो सरकार कभी नहीं जाती है। ऐसा नहीं कि सरकार चली जाती है। कई बार देश में 16 चुनाव लोकसभा के हुए हैं, 10 बार में 6 बार वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है और सरकारें रिपीट हुई हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विपक्ष आरोप लगाएगा, वो उनकी वो खींचातानी करेगा, लेकिन विपक्ष अपने परसेप्शन को नहीं बदल पा रहा है। हमारे ऊपर आरोप लगाएगा, आपके ऊपर आरोप लगाएगा कि हम सवाल नहीं करते हैं, हम सवाल नहीं पूछते। अरे भाई, सवाल हम लोग पूछते हैं, हम भाजपा से भी सवाल पूछते हैं, हमारे आप भी एंकर है, आप भी सवाल पूछती हैं, इतने कड़े कड़े सवाल पूछती हैं, लेकिन इनके पास एक ही काम है कि हम लोगों के ऊपर आरोप लगा के निकल जाना। अरे भाई, आप परसेप्शन बदलिए, परसेप्शन चेंज कीजिए। आपकी पार्टी का जो परसेप्शन जनता के बीच में है वो आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आपका नेता जो है वो समझा नहीं पा रहा है मतदाता को कि भैया हम इस स्थान पे रुकेंगे, रहेंगे या जाएंगे, या हमारा विजन क्या है, हमारा काम करने की शैली क्या है, हम किसके लिए वोट मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। अरे भाई, ये चुनाव है, चुनाव का मंच है। आप जो बॉल फेंकेंगे, उछालेंगे, आपने खटाखट उछाला, वहां से भी खटाखट और गटागट आ गया। अखिलेश जी बोले डकार गए, अखिलेश कह रहे हैं गटागट हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, जनता इसको नहीं देखती है। जनता देखती है कि आपने बड़े परिप्रेक्ष्य में क्या काम किए हैं इस देश के लिए। 10 साल में मोदी जी ने क्या काम किए, पहली सरकारों ने क्या काम किया, उसके आधार पे ये वोट हो रहा है। अगर भाई तो मोदी जी को लोगों ने पसंद किया होगा तो ईवीएम 4 तारीख को खुल जाएंगी मोदी के पक्ष में, अगर नहीं पसंद किया होगा तो आपके पक्ष में खुल जाएंगी। ईवीएम पर भी खूब सवाल होते रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। जी गर्मा जी बिल्कुल सही है। आपने विधानसभा चुनाव देखा होगा 2022 में, भैया आ रहे, भैया आ रहे, भैया आ रहे, पुलिस वाले, भाषा बदल गई आपकी। देखिए, परसेप्शन को आपको बनाना पड़ेगा। पार्टियां चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जनता के बीच में आपको अपनी छवि स्टैब्लिश करनी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी की जो छवि थी इस प्रदेश के अंदर, वो हमने बदली कि नहीं बदली। नई सपा, नई हवा, नया नेता, वो आप नारा दे सकते हैं, लेकिन जनता के बीच आपने अपनी पहचान क्या बनाई है, उस पहचान को आपको स्थापित करना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा संकट विपक्षी पार्टियों के सामने खड़ा हुआ है। गर्मा जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर विपक्ष ने अपने इस परसेप्शन को बदला होता
विपक्ष ने इंडिया गठबंधन जब बनाया था, अगर आपने एक चेहरा दिया होता मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद का, तो देश की जनता ये समझती कि ठीक है, मोदी के सामने एक चेहरा ऐसा है, वो चेहरा अब साफ सुथरा है या वो चेहरा दागी है, वो चेहरा काबिल है कि नहीं है, ये जनता इसका निर्णय देगी। ठीक है, अब आरपी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? गरिमा जी, ठीक है, आरपी जी आपका रुख करूंगी कि अभी प्रभात जी तमाम बातें कह रहे थे और ये कह रहे थे कि जो आप लोग हैं वो जनता के बीच कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं बेहतर तरीके से, और जीत के बड़े दावे 79 सीट्स पर जीत के बड़े दावे किए जा रहे हैं। जनता से जब कनेक्ट ही नहीं होंगे तो फिर कैसे जीत के बड़े दावे? क्योंकि हमने देखा जब विधानसभा चुनाव हुए और 17 में बड़ी जीत, फिर 2022 में भी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत, और आप ही सब राजनीतिक दल जो है वो विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल्स कह रहे थे और कनेक्शन बेहतर नहीं है, इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है। कॉल डिस्कनेक्ट थी, मैं बहुत देर से इशारा कर रहा था, कॉल आवाज नहीं आ पा रही। आरपी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब मैं सुन रहा हूँ, सवाल रिपीट कर दीजिए। ठीक है, अभी प्रभात जी लगातार जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि ये लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आम जनता से, विपक्षी दल चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, आप लोग जनता से कनेक्ट नहीं हो पाते और 79 सीट्स पर आप लोग जीत के बड़े दावे कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव जिसके आप सभी राजनीतिक जो दल हैं वही ये बात कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल है। 17 में हमने देखा उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत योगी सरकार ने दर्ज कराई, फिर 2022 में भी हमने देखा कि आप लोग आपके मुद्दे जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे और बड़ी जीत एक बार फिर से बीजेपी के खाते में पहुंची, और इस बार आप लोग 79 सीट्स पर जीत के दावे कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग 17 में हारे, 22 में जिस तरह से सरकार बनी वो सबको पता है किस तरीके से 22 में सरकार अब आप बनी। ईवीएम पर सवाल खड़े कर देंगे आरपी जी? जिस तरीके से जो है आप तो गरिमा जी, सबसे बड़ी खराब बात है कि जैसे बोलना शुरू करता है तो आपको सुनना ही नहीं है। आप लोगों को सुन रहे हैं हम आरपी जी, बराबर आपको सुना जा रहा है लगातार। भाजपा के जिस तरह से आप बातें कह रहे हैं उसका, आदरणीय प्रभात जी जिस तरह से आप बातें करते हैं आरपी जी, उसको लेकर के प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। निकलता नहीं कि आपको रोक देना है, बस यही तो दिक्कत है आरपी जी, यही बड़ी विडंबना है, यही बड़ी विडंबना है कि जब आपसे कोई सवाल किया जाए तो आप लोगों की तिलमिलाहट जो है वो साफ नजर आ जाती है, आप लोग मीडिया से लड़ने लगते हैं, आप लोगों की बौखलाहट जो है वो ऐसे नजर आ जाती है, जनता के बीच आप पहुंच नहीं पाते, कनेक्ट कर नहीं पाते और इस तरह से चैनल्स पर आकर के बौखला जाते हैं। जवाब दीजिए, जवाब पर आइए। ठीक है आरपी जी, सुन रही हूँ आपको, जवाब पर आइए, तब बोलेंगे ना, जवाब पर आइए। ठीक है, सुन रहे हैं, 2022 के चुनाव में 2022 के चुनाव में 12,000 बूथ, 5,40,000 वोट कम, मात्र 3 वोट प्रति बूथ के कैलकुलेशन में जिस तरीके से वोटों को काट करके कितने हलफनामे माननीय न्यायालय में दिए गए, किस तरह से चुनाव आयोग को दिए गए, लोगों ने नहीं सुना जिस तरह से वोटों का। और आज मैं बता रहा हूं, मैं अभी खुद दरवा करके आ रहा हूं, जिस तरह से मतदाता सूची को पृथक करने का काम किया, अगर कहेंगी तो मैं आपको यहीं पर सूची भी दिखा दूंगा। आज क्या हुआ है, मेरा वोट स्वयं का, मेरा जिस बूथ पर वोट पड़ता है उस बूथ से मेरा वोट पृथक कर दिया गया। मैंने ऑनलाइन भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया मैंने। मेरा वोट पड़ता था ITI कॉलेज में, मेरा वोट वहां से कम 8 किलोमीटर दूर दूसरे बूथ पे ट्रांसफर कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। अगर ऑनलाइन हम लोग न चेक करते तो बूथ पे जाओ, ढूंढते रहो। मेरी पत्नी का वोट मेरे आवास से 32 किलोमीटर दूर, मैं विद्यालय का नाम बता रहा हूँ, प्राथमिक विद्यालय जो है पीतम्बरपुर, और उनका वोट में लिखा हुआ है अमावा, 32 किलोमीटर दूर। ऐसी कितनी विसंगतियां, जो मतदाता जागरूक नहीं है, जिस तरीके से मतदाताओं के वोट इस तरह पृथक करने का काम किया गया, वो हमारे मतदाताओं के वोट काटने का काम किया गया। इस तरीके से बेईमानियों का जो काम हुआ उस पर भी बात होनी चाहिए। जिस तरह सरकार छीनी की, मैं ये कहना चाहता था, आप तुरंत, मेरे मुंह से क्या निकला, आपने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, ईवीएम ले आई। तो कम से कम भैया सुना करो, धैर्य से सवाल करो, सवाल का जवाब ले लिया करो। धैर्य से जवाब दिया करें। इसलिए मैंने कहा कि आप सुनिए, इसलिए मैंने टोका था आपको, क्योंकि हम बोले, आपने तुरंत ले लिया। हम ये बात लेकर के आपके सामने आने वाले थे। ये बातें जाननी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि मतदाता परेशान न हो किस तरीके से होता है, इसलिए मैं कह रहा था। दूसरी चीज सवाल आया 79 सीट का, तो निश्चित सीट पर, अगर 79 सीट पर आपको हैरत है तो 400 सीट पर भी हमें हैरत है। 400 सीट कहने वालों पर भी सवाल होना चाहिए। हम लगातार हम सवाल खड़े कर रहे हैं आरपी जी, 400 पार का जो नारा है बीजेपी के, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि नारों का क्या, जीत रहे हैं। केवल एक सीट पर लड़ाई है, जो क्योटो बनाने की बात कर रहे थे जो लोग। अब आप बात करें, अगर जो क्योटो बनाने की बात करें, कितने स्मार्ट सिटी दिया भारतीय जनता पार्टी ने। गरिमा जी कहा था कि हम स्मार्ट सिटी देंगे, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दें, कितने शहर स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाया। इन्होंने चिकित्सा की बात करो,
एक मेडिकल यूनिवर्सिटी लाए थे, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ठीक है, आरपी जी समय कम है, आपके इन्हीं सवालों का जवाब जल्दी से शमसी जी आपसे लेना चाहूंगी। स्मार्ट सिटी को लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार आरोप, 10 सेकंड में आपकी जवाब पूरे। सीएम ने स्वीकार किया कि मात्र 3 में समाजवादी पार्टी की मानसिकता जो रहती है हमेशा गुंडागर्दी, साथ चरित्र इनका हमेशा खराब रहता है। स्मार्ट सिटी का बात, स्मार्ट सिटी को लेकर के बात करें शमसी जी, स्मार्ट सिटी को लेकर के आरोप लगा रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड में आपका जवाब। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये बौखलाए हुए लोग, इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह खराब हो चुका है। इनको ये नहीं दिखता है कि आज का भारत जो है कितना विकसित है, कितना विकासशील भारत है। आज पूरी दुनिया की निगाह जो है भारत पर है। और ये छोटे शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, सभी राजनीतिक दलों से ये निवेदन है कि शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, समय कम है। आरपी जी आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आजाद जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रभात जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश समेत सभी 49 सीटों पर चुनाव की प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं और 1 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला, चुनावी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।